हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जहाँ तक हो सके वीडियो को पहुँचाइए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहाँ तक हो सके बच्चे इन वीडियो को शेयर कीजिए। बिहार के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुँचाइए क्योंकि आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा होगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण का लेक्चर नंबर 8 तक में कंप्लीट कर दिया है। अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, बड़ी मेहरबानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाइए देखिए, प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम में बढ़िया तैयारी करके एग्जाम दीजिए। 2024 के अंदर आपका नंबर सबसे ऊपर की श्रेणी में होने वाला है, ये हमारा वादा है आपसे। जी, आपका नंबर सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो नंबर आने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में वो 95% प्लस होने वाला है। जी, क्या आप नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो क्या सोच रहे हैं? मत सोचिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से पहुंचाइए जितने भी ग्रुप में हैं सभी ग्रुपों में इस वीडियो को पहुंचाइए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहां तक आपका कांटेक्ट है, जिसके साथ आप जुड़ चुके हैं, सभी जगह इस वीडियो को जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे पहुंचाइए इसको, क्योंकि मैं अब क्लास का आगाज करने वाला हूं। अगर अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे एनर्जी देता है, मोटिवेट करता है मुझे एक नए वीडियो को नए अंदाज में बनाने का। क्या बच्चे आप नहीं चाहते मैं एनर्जी फुल बनूं? जी, अगर चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए। फिर हम बात करते हैं, क्या पता है केमिस्ट्री का। आप थंबनेल देख लिए होंगे ना, मुझे पता है कि आप कितना होशियार हैं। जी, आप थंबनेल देख लिए होंगे, उसमें आपको दिख गया होगा आज केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, जिसका डर बच्चों के अंदर पड़ा रहता है, मैं उस डर को खत्म करूंगा आज। इसलिए आपके साथ लेकर आए हैं लेक्चर 1, जिसमें हम केवल चर्चा करने वाले हैं कि क्लास 10th के केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। आज मैं आपको केमिस्ट्री का आपके अंदर से 40% डर को खत्म करूंगा। मैं प्रण लेकर आया हूं उन बच्चों को, ज्यादा तौर पर जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है। सर रिएक्शन समझ में नहीं आता। जी सर, रिएक्शन नहीं आता है समझ में। सर जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ना, बंधन, नहीं समझ में आता। सर आप चिंता नहीं कीजिए, मेरे इस चैनल पर इसी सब का इलाज पड़ा हुआ है। कमजोर से कमजोर बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास कर 95% अंक प्राप्त किए हैं। क्या आप नहीं कर सकते? क्या मैं उसको स्पेशल पढ़ाता हूँ? नहीं, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा मैं आपको YouTube पे पढ़ाता हूँ। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर, ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में मैं आपको विस्तार करता हूँ कि आप यहाँ से अच्छे प्रिपरेशन में आप अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी क्या सोच रहे हैं आप? मत सोचिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार विजिट किए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके राजा ऑनलाइन क्लासेस के परिवार का एक हिस्सा बनिए और जहां तक आपका कांटेक्ट है जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 1 रसायन शास्त्र। लेक्चर 1 में आज चैप्टर की चर्चा होगी, जिसमें पहला नंबर चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। टोटल 5 चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, रसायन शास्त्र में सर 5 चैप्टर हैं, बस 5 चैप्टर। सर 5 चैप्टर ही पढ़ना है? बिल्कुल। और वो भी कैसे पढ़ना है? रट के नहीं, समझकर मैं आपको सिखाऊंगा। समझकर, क्योंकि आप इस जन्म में तो नहीं भूल सकते, पता नहीं अगले जन्म का पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप
मेरे साथ अगर मेरे वीडियो से अगर आप केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं, बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की क्लास अगर कर रहे हैं, तो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये जो नंबर आप देख रहे हैं 95% प्लस, ये सिर्फ अफवाह नहीं है, बकवास नहीं है, इसमें पावर है, दम है। जी, आप मेरे वीडियो को पढ़कर बहुत अच्छा कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं मिलेगा आपको। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मैं अकेले एक वीडियो बनाकर इन सभी बातों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा और केमिस्ट्री का आज हकीकत को समझाता हूं कि क्या होता है वास्तव में केमिस्ट्री। जी हाँ, रसायन शास्त्र का डर मैं आपको खत्म करता हूं आज। पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या होता है ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण? अपलोड करूंगा ना आपको वीडियो, एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा ना, लेक्चर नंबर 2 जो मैं अपलोड करूंगा उसमें ना मैं आपको पूरा विस्तार करूंगा। ये तो मैं सिलेबस जान रहा हूं ना कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला नंबर चैप्टर है, इसमें हमको क्या क्या पढ़नी है, ये आपका टॉपिक है। पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं क्या, चूंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो पहले हम रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे तभी तो समीकरण समझ में आएगा। यस सर, बहुत बढ़िया। आगे नंबर बी, अगला टॉपिक है कि भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। सर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में केमिस्ट्री को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या आपको भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया पता है? नहीं पता, चिंता मत कीजिए, मैं हूं, मैं आपके सामने जो बंदा खड़ा है आपको आगे ले जाने के लिए, आपका नाम लिस्ट के सबसे ऊपर रखने के लिए ये बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बहुत ज्यादा रात भर, मैं अभी 12 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है, मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूं। जी, सिर्फ इसलिए कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए और बिहार में अपना नाम रोशन करे। जी, 12 बज रहा है अभी, लेकिन देख रहे हैं आंखों में नींद दिख रहा है आपको? आंखों में नींद आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, 12 बज रहा है ये रात। जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण। पहला रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है, फिर भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया। ये होता क्या है? तो भौतिक का मतलब किसी वस्तु को बाहर से देखकर जो हम अभिक्रिया का अंदाजा लगाते, बाहरी चीजों को देखकर बताते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में हम अंदर की बातों को समझते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक। बाहर वाले को देखकर बताएंगे तो उसको बोलते हैं भौतिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा? रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। जी सर, रासायनिक समीकरण जो लिखेंगे उसका क्या क्या नियम होगा, नियम क्या होगा, उस नियम को पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। भाई, रासायनिक समीकरण जो हम लिखेंगे उससे क्या इंफॉर्मेशन निकलेगा, उससे क्या सूचनाएं निकलेगी। एक भी टॉपिक मैं आपको नहीं छोड़ा हूं, पूरे केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक को मैं लिया हूं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एग्जाम पास कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं। जो आप अगर इसके आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठे, आपको क्लास 10th से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। जी सर, बायोलॉजी में मैंने इसी तरह पढ़ाया है। बायोलॉजी के पहला चैप्टर से अगर एक भी सवाल आपको एग्जाम में छूट जाए तो दोबारा आप मेरे इस चैनल पर विजिट नहीं कीजिएगा सर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा आप विजिट नहीं कीजिएगा, आप उस लेक्चर को जल्दी देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे क्या बनाता है बताइए? आपका एक लाइक मुझे पावर देता है, शक्ति देता है, हिम्मत देता है, ऊर्जा देता है नए वीडियो को अच्छे अंदाज में बनाने का। क्या आप नहीं चाहते हैं? चाहते हैं सर, तो जल्दी से लाइक कीजिए। जी, चलिए अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण से होने वाले लाभ, इसके बात करेंगे। अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है। भाई, उसका लिमिटेशन क्या होता है रासायनिक समीकरण की, ये समझना है। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाए और ज्यादा यूजफुल कैसे बनाए रासायनिक समीकरण। जी हाँ, आगे विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। भाई, रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार के होते हैं,
लेकिन मैं आपको 10 रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग प्रकारों की चर्चा करूंगा। क्या आपको याद करना पड़ेगा? नहीं सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना, आपको याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, आपको रटंत विद्या नहीं पढ़नी, आपको समझना है और समझ कर याद करना है। अगर आप समझ जाएं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर समझ जाएंगे, उस भाषा का इस्तेमाल करके अगर आप एग्जाम में लिख दिए तो एग्जामिनर भी देखकर कहेगा कि इस बच्चे में क्या क्वालिटी है, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है। और जहां वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, वहां वो अपने से 2 नंबर 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा, क्योंकि आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे। मैंने सही इस्तेमाल करने के बारे में सिखाया है। आज तो सिर्फ हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। जब मैं इसका पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड करूंगा, आप इंतजार करेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर आपका पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दहन और ज्वाला पढ़ना है। दहन और ज्वाला, इसके बारे में पढ़ना। दहन का मतलब किसी वस्तु में आग लगना ही दहन कहलाता है, तो ये पढ़ना है। फिर आगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। सर एलपीजी, जी एलपीजी, एलपीजी तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप एलपीजी के बारे में? बताइए, एलपीजी कैसे बनता है आपको पता है? भाई एलपीजी कैसे सिलेंडर में भराता है आपको पता है? एलपीजी इतना खतरनाक क्यों है कि आपको पता है? एलपीजी महकता है सर, महक रहा है। मम्मी एलपीजी देखो तो कहीं लीकेज है क्या, महक रही है। अरे बेटा हाँ लीकेज होगा, देखो रेगुलेटर के पास। ऐसा महक आपको समझ में आया? भाई वो महक नाक के पास है तो एलपीजी ही क्यों, क्या है वो, इसके बारे में विस्तार करनी है जी। चलिए आगे बढ़े। तो इस तरह हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का टाटा बाय बाय जी। चुटकी में आपको डर खत्म कर दूंगा, केमिस्ट्री का डर। डर क्या चीज होती है, आज मैं आपको 40% डर खत्म करूंगा। 40% खत्म आज, और बाकी 60% पूरे चैप्टर को पढ़ाकर 100% आपको केमिस्ट्री का डर खत्म कर दूंगा। जी हाँ, चलिए अगला चैप्टर, अम्ल भस्म तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। जी हाँ, साल्ट मतलब नमक, आप तो जानते हैं भाई। चलिए आगे, तो इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है अम्ल तथा भस्म की परिभाषा, डिफिनीशन। भाई परिभाषा पढ़ना है किसका? अम्ल क्या होता है? जो आप खट्टा स्वाद नहीं खाते, खट्टा पदार्थ को खाते हैं ना, तो जो खट्टा स्वाद में लगता है वही आपका अम्ल है। जो आपका कड़वा है वही तो आपका भस्म है, वही तो आपका भस्म है। तो भाई यहाँ खट्टा और कड़वा की चर्चा होगी। जी सर, खट्टा और कड़वा वाला चैप्टर है ये। खट्टा जी, खट्टा पढ़ना या कड़वा। चलिए आगे। अब अम्ल तथा भस्म की परिभाषा, एक साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम था, उन्होंने अम्ल तथा भस्म की परिभाषा दिया। अब भाई एक साइंटिस्ट है तो स्पेशल किस्म के साइंटिस्ट हुए, इन्होंने अम्ल के और भस्म के स्पेशल परिभाषा दिया। इसका मतलब अब वो खट्टा कोई मामूली खट्टा का नाम नहीं खट्टा है, इसका मतलब जरूर कोई स्टैंडर्ड चीज है, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है ये। जी हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड है, आप समझेंगे, मैं समझाऊंगा। चलिए आगे, अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण, अम्ल और भस्म के आयनिक विवरण की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत। आगे नंबर डी, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि सेब, एप्पल, एप्पल बच्चे में नहीं पढ़े थे, तो एप्पल में पाया जाता है मैलिक अम्ल, तो वो प्राकृतिक पदार्थ हुआ कि नहीं, तो उसमें अम्ल पाया गया। आपका जो चींटी होता है ना, लाल चींटी का, उसका जो डंक होता है ना, डंक, हाँ वो उसमें फॉर्मिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। और आपका जो इमली नहीं होता, गुपचुप वाटर बस जो आप खूब दबा दबा कर खाते हो, उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है। तो इस तरह और भी अन्य प्राकृतिक पदार्थों में अलग अलग प्रकार के हम अम्लों की बात करेंगे। जी हाँ, ये हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा। फिर अम्ल तथा भस्म के गुण, प्रॉपर्टी जिसको समझना है। फिर अम्ल जो होते हैं वह 2 तरह के हो गए, एक का नाम है प्रबल, दूसरा का नाम है दुर्बल। प्रबल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या? एसिड, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है जी, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कमजोरो एसिड होता है, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड कहते हैं, यानी कि
प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। तो क्या होता है प्रबल, क्या होता है दुर्बल, हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। आगे सांद्र और तनु अम्ल, ये भी पढ़ने वाले हैं। सांद्रता के आधार पर अम्ल के दो प्रकार। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? तो लाइक कर चुके हैं, नहीं किए तो जल्दी से कीजिए और जितना जगह हो सके शेयर कर दीजिए। चलिए क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। आप तो बड़ा होशियार है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबल तथा दुर्बल भस्म, जिस तरह बाबू मेरे प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, उसी तरह प्रबल भस्म है और दुर्बल भस्म है। कोई प्रॉब्लम? इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और उसके बाद आता है फिर पीएच स्केल, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। एक स्केल बनाया गया। क्या बनाया गया? किसने बनाया? एक साइंटिस्ट आए अंकल जी, जिनका नाम था सोरेनसन। जी हाँ, सोरेनसन साहब आए और कहा कि हम वो स्केल बनाए हैं। क्या बात है, स्केल बना के साइंटिस्ट हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? हम वो स्केल बनाया, तब पूछा गया कि कौथी वाला स्केल है, तो वो स्केल ऐसा है जो अम्लीयता, कोई अम्ल कितना ज्यादा खट्टा है और कोई क्षार कितना ज्यादा क्षारीयता है, उसको वो मेजर कर देता है, बता देता है। तो उसके बारे में हम समझें कि कैसन स्केल बनाया था। तो उन्होंने, मैं बता दूं आपको, उन्होंने 0 से लेकर 14 तक अंकों को दर्शाया, ठीक है। और फिर जाकर उसमें जो है 7 जो अंक होता है हमारा, वो उदासीन को दर्शाता है। 7 से आगे जाएंगे तो हमारा क्षारीयता को दर्शाता है, और उससे जैसे जैसे कम पीछे जाएंगे वैसे वैसे जो है हमारा अम्लीयता को दर्शाता है। तो हम इसका डिटेल उसमें कर लेंगे आगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, डेली लाइफ, हमारा जो डेली लाइफ होता है उसमें भी पीएच का बहुत ज्यादा महत्व है। हम इसका डिटेल करेंगे, आप चिंता नहीं करें, रट के नहीं समझ के। चलिए लवण, लवण के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लवण के बारे में पढ़ना, साल्ट। उसके बाद लवणों का वर्गीकरण, जो साल्ट नहीं होता नमक, उसका वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन, वो पढ़ लेंगे। कुछ उपयोगी लवण, कुछ यूजफुल जो साल्ट होते हैं, उसके बारे में चर्चा करनी है। फिर लवणों का पसीजना, जिसको हम लोग प्रश्वेद लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्वेद लवण। तो हम प्रश्वेद लवण पढ़ेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर? तो हमको दूसरे वाले चैप्टर में, यानी कि अम्ल भस्म तथा लवण वाले चैप्टर में इतना सारा पढ़ना है। बहुत है? नहीं है सर। अरे बहुत है। नहीं है, नहीं है, ऐसे क्यों उदास हो गए? सर ये बहुत नहीं है। बच्चों आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मत आप चिंता कीजिए कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत छोटा छोटा। मैं बता रहा हूं ना, 40% आज आपका डर खत्म होगा और 60% जो बचेगा ना, उसको भी मैं तुरंत ही खत्म कर दूंगा। जल्दी से जल्दी 1-2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे के बाद आपको केमिस्ट्री का डर बिल्कुल समाप्त, बिल्कुल। और इतना अच्छा तैयारी आपको हो जाएगा कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप बहुत बढ़िया से लिख कर आएंगे। जी हाँ, चलिए अगला चैप्टर नंबर 3। तीसरा चैप्टर क्या है? देखिए सर, पहला चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, बहुत बढ़िया। दूसरा चैप्टर का नाम अम्ल भस्म तथा लवण। तीसरा चैप्टर का नाम सर धातु एक अधातु, धातु एक अधातु। तो धातु अधातु तीसरा चैप्टर क्या पढ़ना है इसमें? जरा ध्यान दीजिएगा। टॉपिक नंबर 1, धातु एवं अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक और रासायनिक, अभी तो बताया ना आपको मैं। भौतिक का मतलब जो बाहर से देख के अंदाजा लगाते हैं, रासायनिक का मतलब घूस के। ये जो आप इतना टॉपिक देख रहे हैं, एक भी टॉपिक मैं आपको नहीं छोड़ा हूं। खखोर के निकाले हैं। खखोर समझते हैं? खखोरनी नहीं समझते हैं? खखोरनी, उसे खखोर के निकाल के यहाँ पर आपको सेट किए। देखिए समझ। दूसरा, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी की बात करें। एक लिस्ट यहाँ पर बताएंगे, उसमें क्रियाशीलता श्रेणी आप उसको समझिएगा, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। भौतिक गुण यानी कि फिजिकल, जो बाहरी वाला अभी नहीं बता रहे थे, तो उसको देखकर हम बता करेंगे कि इसका गुण क्या है। मेरे पास ये क्या है? मार्कर। भाई बाहर से कैसा दिख रहा है? हरा, इसका ये ढक्कन इसका हरा दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इधर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये गोल दिख रहा है, ये सब तो भौतिक हुआ। आप किसी इंसान को देखिए, नाक बड़ा सुंदर, कान बड़ा सुंदर, क्या आप उसका फेफड़ा देखे हैं?
उसका आंतरी देखे हैं, उसका दिल गुर्दा देखे हैं, तो वो आपका क्या है, रासायनिक है, इसीलिए आप नहीं देखे हैं। और ऊपर से जो आप देखे हो नाक कान बाल जो देख रहे हैं, मोटाइल है कितना से देख रहे हैं, वही तो आपका भौतिक है। वैसे ही हम चेक करेंगे भौतिक गुणों के आधार पर कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, यही तो बात है। चलिए रासायनिक गुणों के आधार पर फिर बात करेंगे, उसको अंदर में घुस के तब अंतर पता करेंगे धातु के और अधातु। क्लियर, ये टॉपिक हो गया। अगला आयन और इसके प्रकार। आयन दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आयन, दूसरा ऋण आयन। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको मैं इंटरेस्टिंग जगा दूंगा जी, इतना फोर्स करूंगा ना सर, आप पढ़ लोगे। हाँ गुरुजी मैं पढ़ लूंगा जी, पढ़ना पड़ेगा, कैसे नहीं पढ़िएगा। क्या आप अपने मम्मी पापा का सपना नहीं पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, उनका सपना है, प्लीज बहुत मेहनत कीजिए। मैं आपके सामने कर जोड़ लेता हूँ, लेकिन आप मेहनत कीजिए। मेहनत करके आप इतना अच्छा मेहनत कीजिए कि आपकी तैयारी इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप जब एग्जाम में लिख कर आए और जब आपका नंबर आए तो आपकी मम्मी और आपके पापा खुशी से झूम उठे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बेटा पाया है, क्या बेटियां पाई है। चलिए आगे अगला है परमाणु और आयन में अंतर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? परमाणु और आयन में अंतर। उसके बाद विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व। हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कब सर? बस आ जाएगा ना। पहले मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बाद अम्ल भस्म तथा लवण, फिर मैं इसको बता दूंगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद रासायनिक बंधन एवं इनके प्रकार। इस तरह रक्षा बंधन है, भाई बहन का पर्व है कि नहीं, अभी तो आने वाला ही है पर्व। गठबंधन है कि नहीं, है बंधन रिश्ता। उसी तरह जो तत्व होते हैं, जो धातु होता है, वो भी क्या करते हैं, एक बंधन बनाता है, तो उसके बंधन का नाम होता है रासायनिक बंधन। एक लड़का और एक लड़की के बीच जो शादी का बंधन बनता है उसको हम लोग शादी बंधन कहते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से हमारा ये धातु जो होते हैं वह बंधन बनाते हैं, तो उसको हम रासायनिक बंधन कहते हैं। चलिए रासायनिक बंधन के प्रकार भी पढ़ना है। चलिए अगला टॉपिक वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता आप 9वां में संयोजकता पढ़े हुए हैं, है कि नहीं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो चिंता नहीं कीजिए, इस टॉपिक में मैं आपको संयोजकता भी सिखा दूंगा। उसके बाद सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं। अब ये सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, क्या होता है? तो यह एक रासायनिक बंधन के प्रकार हैं जिसमें साझा होती है, पार्टनरशिप। क्या होता है? पार्टनरशिप होता है, साझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति। प्राकृतिक में धातुओं की क्या क्या उपस्थितियां हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक वैद्युत संयोजक तथा सहसंयोजक यौगिक में अंतर। वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजक यौगिक में अंतर क्या है उसको भी समझना है। आगे है खनिज एवं अयस्क। ये क्या चीज होता है, ये टॉपिक क्या है, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। अगला टॉपिक बाबू मेरे ध्यान से समझना है, बस खत्म होने जा रहा है। धातु कर्म एवं इसके सिद्धांत, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना, ये भी एक नया टॉपिक है। धातु कर्मीय उपक्रम, ये भी एक नया है। सब कुछ पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, कुछ इंपॉर्टेंट जो धातु होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे एक्सप्लेन। उसके बाद है धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण यानी कि धातुओं में जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। तो 3 चैप्टर हुआ। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण, सर याद हो गया 2 चैप्टर का नाम। तीसरा चैप्टर का नाम धातु और अधातु। फिर अगला चैप्टर का क्या नाम है? कार्बन तथा उसके यौगिक। फिर तत्वों का वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ना है। कार्बन तथा उसके यौगिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास चैप्टर है, क्योंकि ये कार्बन के बारे में स्पेशल दे दिया गया है। इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो जीवन है, समझिए कि कार्बन के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो आप
देख रहे हैं सारा कुछ संसार, इसमें जो है 99% कार्बन मिला हुआ है और कार्बन से हमारा पूरा वातावरण घिरा हुआ है। हम लोग जो कपड़ा पहने हुए वो भी कार्बन का बना हुआ है, हमारा शरीर कार्बन का बना हुआ है, यानी कि रग रग में कार्बन घुसा है। तो इसलिए कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कि कार्बन के चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो प्यारे बच्चों जरा गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा है, चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। क्या नाम है? कार्बन तथा उसके यौगिक। यहाँ पर है चौथा चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक। सबसे पहला टॉपिक इसमें हमें डिस्कस करनी है जिसका नाम है कार्बन का परिचय। क्या है? हम कार्बन का आइडेंटिटी जानेंगे कि उसका परिचय क्या होता है। पढ़ेंगे हम लोग कार्बन के बारे में। भाई कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आपको पता है कि नहीं? जी हाँ। और कार्बन जो होता है वो अधातु होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन का परिचय डिस्कस करने वाले हैं। फिर अगला टॉपिक कार्बनिक यौगिकों का महत्व, इसका इंपॉर्टेंस कितना है। जी हाँ, बहुत ज्यादा खास रूप से इसका इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन के अंदर कार्बन का। तो इसके यौगिक के बारे में महत्व की चर्चा होगी। अगला टॉपिक जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये सबसे अच्छा जो है इस चैप्टर में सबसे अच्छा हमारा टॉपिक है जिसका नाम है जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है और यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर के अंतर्गत। अगला टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप, यानी कार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं। तो जो उसमें से जो मुख्य मुख्य रूप हैं, जैसे हीरा भी एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है, आपका जो है कोयला है। तो इस सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये पढ़ना है। फिर संरचना सूत्र पढ़ना है। फिर त्रिविमीय सूत्र पढ़ना है। यानी कि हम लोग को क्या पढ़ना है? तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना डॉट डॉट करके नहीं बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना सूत्र, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर संरचना सूत्र के बारे में डिस्कस होगी। उसके बाद त्रिविम सूत्र के बारे में हम जानकारी लेंगे इस टॉपिक के अंदर। आगे अगला टॉपिक आ जाएगा हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्या आ जाएगा? कार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक है मतलब जो कार्बन से बने हुए पदार्थ है उनका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर इसके अंतर्गत जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, उसको और अच्छा से डिटेल करेंगे। फिर अगला आएगा हमारा कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, यानी इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ, तो ये एक संस्था है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखाया जाता है, जो पूरे विश्व में, यानी कि इंटरनेशनल इसको कहा गया, पूरे विश्व में उसका मान्यता होती है। तो हम नामकरण भी करना जानेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगला टॉपिक मिलेगा समावयवी एवं इसके प्रकार, जो आइसोमेरिज्म होता है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक आएगा हमारा त्रिविम समावयवता एवं इसके प्रकार। त्रिविम यानी कि 3D के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में चर्चा होगी। हाइड्रोकार्बन उसी को बोला जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे कोयला तथा पेट्रोलियम। आप लोग पहले से भी जानते हैं कोयला के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में भी जानते होंगे, है कि ये तो SST में के भी अंतर्गत हमको पढ़ना होता है, सोशल साइंस के अंतर्गत। लेकिन हम यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्या होता है। फिर आगे बढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। एल्कोहल जो अलग अलग प्रकार के एल्कोहल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हम स्प्राइट पीते हैं, हम लोग कोको कोला पीते हैं, जो पेप्सी वगैरह पी रहे हैं, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। तो उसमें किस तरह का अल्कोहल होता है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। फिर आगे बढ़ेंगे साबुन तथा अपमार्जक। जी हाँ, साबुन तथा अपमार्जक, जो साबुन आप जो यूज कर रहे हैं नहाने के लिए, जो अपमार्जक आप यूज कर रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो होता है क्या है, कैसे वो बनाए जाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। फिर आगे हमको पढ़ना है वॉशिंग पाउडर के बारे में, जो सरफ होता है कि नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है, वो क्या होते हैं, उसका इम्पोर्टेंस ही क्या होता है। तो इस तरह हमारा ये चौथा चैप्टर, जो बहुत ज़्यादा खास चैप्टर है, कार्बन तथा उसके यौगिक, ये हो जाएगा खत्म, यानी कि एंड हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? फिर इतना कर लेने के बाद तब हम अगले चैप्टर में पहुंचेंगे जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जी हाँ, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी कि इसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा करेंगे, जो आज हम
पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो आपके सामने में दिख रहा होगा, वह पीरियोडिक टेबल जो इतना खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, इसको सजाने के लिए कितने सारे साइंटिस्टों ने आया और लोगों ने सजाने का प्रयास किया। किसने पहली बार प्रयास किया, किसने बाद में आया, और कौन कौन से साइंटिस्ट के ज़माने में कितने तत्व थे, उन्होंने किस तरह सजाने का प्रयास किया, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वह एक आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, जी हम मॉडर्न वाला है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी तत्वों के जो वर्गीकरण हुआ उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी क्या जरूरत थी उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, है कि नहीं। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, तत्वों के वर्गीकरण से लाभ, यानी कि जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया तो उससे हमको क्या प्रॉफिट हुआ, हमको क्या लाभ हुआ। भाई बहुत सारे लाभ हुए यहाँ पर। आज जो हम इतने सारे तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वह सिर्फ और सिर्फ जो है आज उसके वर्गीकरण के आधार पर कर पा रहे हैं। अगर वर्गीकरण सही तरीके से नहीं होता तो इतने सारे तत्वों का अध्ययन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता था। चलिए अगला, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, यानी तत्वों के वर्गीकरण जो करने के लिए शुरू हुआ, प्रारंभिक प्रयास में किसने हिस्सा लिया, सबसे पहली बार कौन आए थे, इसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर आगे डोबरेनर का त्रियक नियम एवं इनकी विशेषताएं, यानी डोबरेनर साहब एक साइंटिस्ट, उन्होंने भी तत्वों के वर्गीकरण में योगदान दिया है और उन्होंने क्या क्या किया, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। फिर अगला है हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स भी एक साइंटिस्ट हुए, मैं आपको बता दूं कि न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी तत्वों को वर्गीकरण किया था। उन्होंने एक नियम से किया जिस नियम को हम अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम, बात समझ में आ गई। एवं इनके दोष के भी चर्चा किया जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम एवं इसके दोष, यानी कि बांट तो दिए लेकिन सब तत्व इनके नियम से संतुष्ट नहीं था, जो उनके नियम के खिलाफ हो गया, तो इसके दोष भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आगे मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ेंगे। फिर देखिए सबसे पहले डोबरेनर, न्यूलैंड्स, फिर मेंडलीव, ये सब आए और उनके बारे में उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, मेंडलीव साहब ने किस तरह का सारणी बनाया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर अगला टॉपिक आ जाएगा हमारा इसी चैप्टर में, मेंडलीव का आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं। जो उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण के दौरान उनको जो सारणी बनाई, उनकी मुख्य विशेषता क्या था, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर आगे पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, यानी मेंडलीव ने जो सारणी बनाई थी उसकी क्या क्या उपयोगिता है, उसे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, यहाँ भी दोष है, यहाँ भी दोष है न्यूलैंड्स वाले में, और यहाँ भी मेंडलीव वाले में भी दोष है। यानी इन्होंने भी जो नियम दिया था उसमें भी इन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ा था, उसके नियम से विरुद्ध हो गया था, है कि नहीं, तो उनका भी दोष है। फिर आगे मोसले साहब आए। फिर तो मोसले का एक्स किरणों पर पहले अध्ययन किया। मोसले साहब ने एक्स किरणों पर पहले क्या किया था, अध्ययन किया। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले इसके टॉपिक में कि क्या क्या उन्होंने अध्ययन में पाया गया उनको। फिर आगे पढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी एवं इनकी विशेषताएं क्या थी। आधुनिक जो आज हम जो देख रहे हैं, आज जो हमारे पास आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारा पीरियोडिक टेबल आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। तो वो आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, उसकी क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। उसके बाद मेंडलीव के आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी की क्या श्रेष्ठता है, कितनी श्रेष्ठता मतलब कितना अच्छा है वो कौन, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उससे आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारा मॉडर्न आवर्त सारणी है उसकी क्या श्रेष्ठता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। यहाँ भी दोष आया, यहाँ भी दोष आया, यानी अभी भी जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें भी कारण हैं, उनके भी अभी भी दोष हैं, अभी भी वो बढ़िया से तैयार नहीं किया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है हमारा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ हम खेलेंगे आपको पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। आपको कल या परसों में जल्दी से जल्दी वो वीडियो मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 2 उसमें रहेगा। आप देखेंगे कि किस तरह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राजा ऑनलाइन क्लासेज
जो आप अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि उनको एक अच्छा नॉलेज मिले, उनको एक अच्छा जानकारी मिले। केमिस्ट्री के सिलेबस को समझने का प्रयास करें और समझकर फिर पढ़ें, तब जाके बहुत अच्छा वो कर सकते हैं और एग्जाम में 95% प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है हमारा आज का सिलेबस जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी ग्रुप में हैं आप सभी के साथ इसको जो है शेयर कीजिए, पहुंचाइए। फिर हम आपके साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें हम आगाज करेंगे चैप्टर का। तो जल्दी से इस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे, फिर आप सभी जगहों पर फैला दीजिएगा। तो एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।